एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 45 करने जा रहे हैं। ओके, और अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट, कंसेप्ट्स वाला प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छा फीडबैक है और ऑलमोस्ट ग्राफ पूरा कंप्लीट है। उसमें कुछ और नए टॉपिक्स आने बाकी जो कि मैं जल्दी लाऊंगा। ठीक है, उसी प्लेलिस्ट में, कंसेप्ट्स वाले प्लेलिस्ट में डीएसयू का फियर, डीएसयू का डर मैंने कम्प्लीटली भगा दिया है। अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला होगा। कमेंट में अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों का डीएसयू का फियर गया है और सेम डीएसयू यहाँ आज यूज़ भी करेंगे हम लोग। बट अभी तक मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि भाई ये ग्राफ का या डीएसयू का ये किसका क्वेश्चन है। वो हम खुद ब खुद प्रॉब्लम पढ़ के फिगर आउट करेंगे कैसे ग्राफ हमने सोचा। हार्ड मार्क्ड है बिल्कुल नहीं, मैं उसको ईजी करूँगा, उसकी टेंशन मेरी है। ठीक है, लीड कोड नंबर 2709 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड आई थिंक मैं लिखना भूल गया, गूगल ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ट्रावर्सल। ठीक है, अब देखो ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखो, यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर ए नम्स। चल भाई एक नम्स दे दिया, ठीक है, एंड यू आर अलाउड टू ट्रेवर्स बिटवीन इट्स इंडिसेस। मतलब इंडेक्स नंबर 0 से इंडेक्स 1 जा सकते हो या 2 जा सकते हो, मतलब ट्रेवर्सल मार सकते हो। लेकिन कब मार सकते हो वो यहाँ बता रहा है। यू कैन ट्रेवर्स बिटवीन इंडेक्स आई एंड इंडेक्स जे, आई नॉट इक्वल टू जे, ऑब्वियसली बात है। इफ़ एंड ओनली इफ जी सी डी नम्स आई और नम्स जे मस्ट बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या बोल रहा है, मान लेते हैं आपको मन कर रहा है कि आपको 0 से लेकर 2 में जाना है, इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 2 में जाना है, तो 2 और 6 का जी सी डी निकाल लो। ठीक है, और जी सी डी जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, तभी तुम ट्रावर्सल मार सकते हो। मतलब तभी तुम 0 से इंडेक्स 2 जा पाओगे। ठीक है, वेयर जी सी डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ तक क्लियर है। योर टास्क इज टू डिटरमाइन इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इंडिसेस आई एंड जे इन नम्स वेयर आई इज लेस देन जे देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ट्रावर्सल दैट कैन टेक अस फ्रॉम आई टू जे। मतलब क्या बोल रहा है, आपको ये पता करना है जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ इंडिसेस है इस नम्स में। तो आप खुद बताओ कितने पॉसिबल इंडिसेस ऑफ पेयर है सच दैट आई लेस देन जे। एक तो मुझे दिख रहा है 0,1 इंडेक्स हो गया, ये दोनों इंडेक्स 0,1। एक इंडेक्स दिख रहा है मुझे 0,2, एक इंडेक्स दिख रहा है मुझे 1,2। ठीक है, इस टू डिमांड इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इंडिसेस, ठीक है सारे पेयर में निकाल दिए, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ट्रावर्सल्स दैट कैन टेक अस फ्रॉम आई टू जे। मतलब क्या बोल रहा है कि आप किसी भी जितना पेयर आपको दिख गया, आप वो सारे पेयर में ट्रावर्सल मार सकते हो किसी ना किसी तरह। जैसे ये 0 से 1 है तो 0 से 1 आप ट्रावर्सल मार सकते हो, 0 से 2 है तो 0 से 2 भी आप ट्रावर्सल मार सकते हो, 1 से 2 है 1 से 2 भी आप ट्रावर्सल मार सकते हो। अगर ऐसा है तो आपका आंसर ट्रू होना चाहिए। देख लेते हैं पहले, तो यहाँ पर देख लेते हैं 0 से 1 ट्रावर्सल मार पा रहे हैं क्या। इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 है, ट्रावर्सल मार पाओगे। देखो तो 2 और 3 का जी सी डी क्या है भाई, 1 है। और जी सी डी के बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो व्हाट जी सी डी इज़। तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है भाई, मुझे ग्रेटर देन 1 चाहिए था। यानी कि ये 0 से 1 जाने के लिए आप डायरेक्ट इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो क्या कोई तरीका है क्या जाने का 0 से 1 जाने का। हाँ, मुझे एक तरीका पता है क्या दिख रहा है कि पहले आप 0 से 2 चले जाओ। तो क्यों, क्योंकि देखो 0 से 2 जाओगे ना तो 0 इंडेक्स में 2 है और सेकंड इंडेक्स में 6 है, दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे तो 2 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो 0 से 2 आप जा सकते हो, 0 से 2 जा सकते हो, बढ़िया। फिर 2 से आप 1 जा सकते हो, देखो 2 से 1 भी जा सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 इंडेक्स में 6 है और 1 इंडेक्स में 3 है, दोनों का जी सी डी निकालोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो आपने नोटिस किया आप 0 से 1 डायरेक्टली नहीं जा पाए, लेकिन आप 0 से 1 पता कैसे गए, ऐसे गए। पहले आप 0 से 2 चले गए, क्योंकि 0 से 2 जाया जा सकता है, देखो ना यहाँ पर, और 2 से 1 चले गए, 2 से 1 भी जाया जा सकता है। तो आप 0 से 1 डायरेक्टली तो नहीं जा पाए, लेकिन 0 से 1 जा पाए कैसे, वाया 2, है ना। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल है, 0 से 1 जाया जा सकता है। यहाँ वही तो बोला है, देर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ ट्रावर्सल। देख रहे हो, मल्टीपल ट्रावर्सल भी मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि 0 1 लिख दिया, 0 से 1 डायरेक्टली जाना, आप कैसे भी जा सकते हो, कोई भी सीक्वेंस ऑफ ट्रावर्सल ले सकते हो। तो यानी कि 0 से 1 भी वैलिड है, यानी कि ये वाला इंडेक्स पेयर भी वैलिड है। ये इंडेक्स पेयर तो क्लियरली वैलिड दिख रहा है आपको, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 2 में का जी सी डी ग्रेटर देन 1 है। इंडेक्स 1 और 2 की बात करते हैं। इंडेक्स 1 में कौन है भैया, 3 है। इंडेक्स 2 में कौन है भैया, 6 है। दोनों का जी सी डी निकाल, दोनों का जी सी डी ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये भी वैलिड इंडेक्स पेयर है। तो तीनों वैलिड इंडेक्स पेयर निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा ट्रू होना चाहिए, यही बोल रहा है। इफ फॉर एवरी पेयर ऑफ इंडिसेस आई एन जे, अगर
ट्रैवर्सल पॉसिबल है थ्रू सम पाथ, है ना। अब वो पाथ आपको ढूंढना है, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, मतलब सारे पेयर ऑफ इंडिसेस मतलब आप कर सकते हो ट्रैवर्सल, तो आपका आंसर ट्रू होगा। रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल टू ट्रैवर्स बिटवीन ऑल सच पेयर्स ऑफ इंडिसेस, और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, यहाँ तक लिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बिल्ड करते हैं कि भाई आखिर ये ग्राफ कोई बंदा कैसे सोचेगा कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं मुझे ग्राफ बिल्कुल आता भी नहीं है, मतलब मेरे मन में अगर आया ही नहीं ग्राफ, तब भी मैं वर्स्ट केस कैसे बनाऊंगा इसको, खुद सोचो। सबसे पहला मन तो मेरा यही करेगा कि भाई मैं जिस इंडेक्स से, मान लेते हैं 0th इंडेक्स से मैं जहाँ जहाँ जा सकता हूँ पहले वो तो स्टोर कर ले भाई, तभी तो ट्रैवर्सल मारोगे। मतलब देखो ये तो आपको पता है ना कि कौन कौन से इंडेक्स को हमें चेक करना है, जैसे आई कोमा जे कौन कौन से होंगे। एक तो 0 1, एक तो 0 1 हो गया, 0 2 हो गया, ये इंडेक्स लिख रहा हूँ मैं, 1 2 हो गया। ऑब्वियस सी बात है ना। एनी आई कोमा जे जहाँ पर आई लेस देन जे है, तो वैसा मैंने सारे पेयर निकाल लिए। ठीक है, पेयर तो निकाल लिया आपने, बट भाई पहले ये तो पता कर ले कि जा सकते हैं कि नहीं, किस इंडेक्स से किस इंडेक्स जा सकते हैं वो तो पहले पता कर लो, है ना। तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो मैं इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, मैं क्या करूँगा, मैं फॉर आई इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, आई लेस देन एन है, आई प्लस प्लस है, ठीक है। मैं हर इंडेक्स आई से देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं देखूँगा कि आई से जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से स्टार्ट करूँगा, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, क्योंकि आई इज लेस देन जे है ना, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं क्या चेक करूँगा कि मैं 0 से, अगर मान लेता आई 0 है तो जे देखो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 0 से 1 में जा सकता हूँ क्या। फिर जे जब 2 होगा तो 0 से 2 में जा सकता हूँ क्या, यही मैं चेक करना चाह रहा हूँ। फिर आई जब 1 होगा तो जे क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो मैं चेक करूँगा 1 से 2 जा सकता हूँ क्या, है ना। इस तरह चेक कर रहा हूँ बस मैं, तो जा सकता हूँ तो मैं कहीं स्टोर कर लूँगा कि हाँ भाई मैं जिस इंडेक्स से जिस इंडेक्स जा सकता हूँ वो तो मैं स्टोर करूँगा ही। मतलब कोई बिगिनर भी ये पार्ट ज़रूर सोचेगा, तो मैं भी वही कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, आई से जे है ना, तो मैं देख लूँगा कि नम्स ऑफ आई में कौन है, नम्स ऑफ आई में कौन है और नम्स ऑफ जे में कौन है। ठीक है भैया, दोनों का जीसीडी निकाल लिया। अगर दोनों का जीसीडी ग्रेटर देन 1 निकल गया तो मैं कहीं पर स्टोर कर लूँगा कि हाँ अच्छा आई से जे जाना पॉसिबल है। तो अभी आई मेरा क्या था, 0 था, और जे मेरा 1 था, 0 से 1 जाना पॉसिबल है ना। बट यहाँ पर ड्राई रन करके देखते हैं, 0 से 1 जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का जीसीडी ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो मैं 0 से 1 नहीं जा सकता। ठीक है, अब जब जे 1 होगा, मान लेते आई यहाँ था ना, जे यहाँ से स्टार्ट किया था, अब जे जब ये हो जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 हो जाएगा, तो मैं देखूंगा 0 से 2 जा सकते हैं क्या। ठीक है, 2 और 6 का जीसीडी क्या है, 2 है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 0 से 2 जाया जा सकता है। तो आपको यहाँ से थोड़ा हिंट मिल गया होगा, अरे भैया मैं तो जाने अनजाने एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ ये तो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी नहीं समझ में, तो आगे बढ़ते हैं ना, एडजेसेंसी लिस्ट पूरा करके देखते हैं। ये आई हो गया था, अब आई आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जे फिर से आई प्लस 1 के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 से 2 जा सकता हूँ क्या। यस, 1 से 2 जा सकता हूँ क्योंकि 3 और 6 का जीसीडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो मैं लिख देता हूँ हाँ 1 से 2 जाया जा सकता है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, चलो ठीक है, जे अब आगे बढ़ेगा तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, कोई बात नहीं। फिर आई का सब कुछ हो गया तो आई यहाँ पर आएगा, जे यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड है, खत्म कहानी। तो एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसा है। एक चीज़ आप यहाँ मिस कर रहे हो, एक बात बताओ, अगर आप 0 से 2 जा सकते हो, क्यों, क्योंकि 2 और 6 का जीसीडी ग्रेटर देन 1 है, तो भाई 2 से 0 भी तो जा सकते, 2 से 0 भी तो जा सकते हैं, क्योंकि 6 और 2 का भी तो जीसीडी ग्रेटर देन 1 है ना। मतलब बाई डायरेक्शनल यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था एडजेसेंसी लिस्ट। मतलब 0 से 2 मैंने लिखा ना, तो मुझे 2 से 0 भी यहाँ लिख देना चाहिए था, है ना। कोई बात नहीं, मैं इधर ही स्पेस बना के लिख देता हूँ कि भाई 2 से 0 भी लिख देना चाहिए था। और याद करो 1 से 2 लिखा था ना, तो 2 से 1 भी मुझे लिख देना चाहिए था, है ना। ऑब्वियसली बात है, बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल कर सकते हो ना, है ना। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो चलो, मैंने इतना तो मुझे जानकारी मिल गया कि मैं किस इंडेक्स से किस इंडेक्स जा सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। और वो कैसे निकाला मैंने, जीसीडी का कंपैरिजन चेक करके। तो जाने अनजाने में देख भाई, यहाँ पर आपने क्या बना दिया, एडीजे बना दिया, एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, और आपने याद करो सारे पॉसिबल पेयर्स लिख भी दिए थे यहाँ पर। अब मैं हर एक पॉसिबल पेयर को उठाऊंगा और देखूंगा ट्रैवर्सल मार पा रहा हूँ क्या इस एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से। जैसे पहला पॉसिबल पेयर है 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1 है, तो मुझे यही देखना ना कि 0 से 1 पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल डीएफएस स्टार्ट करूँगा 0 से,
DFS BFS जो मारना है मारो, ग्राफ का ट्रेवर्सल आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करूँगा और देखूंगा कि मैं 1 तक पहुंच सकता हूँ कि नहीं। 0 से 0 का नेबर कौन है, 2 है, 2 के पास गया। 2 का नेबर कौन है, 0 है, 0 लेकिन विजिटेड है तो 0 में नहीं जाऊँगा। 2 का नेबर एक और है, 1 है ना। देखो 2 का 0 था तो यहाँ पर ही मुझे लिख देना चाहिए था, एक अलग से एंट्री की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो 2 का नेबर 0 है और कॉमा 1 भी है, तो 0 तो वेस्टेड है, 0 पे नहीं जाएंगे। 1 पर आ गए, 1 मेरा टारगेट था भैया, यानी कि 0 से 1 पहुंचा जा सकता है, यानी कि ये वाला इंडेक्स पेयर बिल्कुल वैलिड है। कोई बात नहीं, अब दूसरा पेयर को देखते हैं, 0,2। फिर से 0 पर आऊँगा, है ना। पूछूंगा कि भाई 0 से 2 जा सकते हैं, यस भाई डायरेक्टली जा सकते हो एक बार में, ये भी हैप्पी हो गया। 1 से 2 पर आओ, 1 से स्टार्ट किया DFS या DFS जो भी आपका मन है, 1 से 2 जा सकते हो, हाँ भाई डायरेक्टली जा सकते हो, बढ़िया, कहानी खत्म। सारे इंडेक्स पेयर को आपने वेरीफाई कर लिया, सारे जा सकते हैं, तो आपका आंसर ट्रू होगा, ठीक है। सबसे बेसिक थॉट, सबसे बेसिक अप्रोच किसी के मन में आएगा तो सबसे पहले यही आएगा, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भैया, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे पहले तो आप ये अपने ये जो इंडेक्स निकाला ना, बड़ी मेहनत है इसमें। ये इंडेक्स आपने कैसे निकाला होगा, फॉर लूप लिखा होगा, i=0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, j=i+1, j लेस देन, तो O ऑफ n स्क्वायर तो यहाँ आपने कर दिया इंडेक्स बनाने में। इंडेक्स बनाने में O ऑफ n स्क्वायर तो आपने वहीं पर लगा दिया, O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद याद करो, इंडेक्स जब बना रहे थे तो GCD भी लिख रहे थे अंदर, GCD भी तो चेक कर रहे थे। जैसे i है या j है तो इंडेक्स तो चेक कर रहे हो, बट GCD भी तो चेक कर रहे हो। यहाँ पर O ऑफ n स्क्वायर इनटू GCD का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे ना, किसी भी 2 नंबर का GCD जब निकालना होता है, GCD ऑफ 2 नंबर्स A, B, तो पता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग ऑफ जो इनमें से छोटा है, मिनिमम ऑफ A, B। इस पर डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में, बट आई एम श्योर आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, बट स्टिल मैं वीडियो कभी बना दूंगा इस पर, है ना। तो मैं अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको कि लॉग ऑफ मिनिमम ऑफ A, B होता है। तो आपने देखा, आपने बहुत बड़ा कांड कर दिया, आपने बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लिया। n स्क्वायर तो था ही इसकी वजह से, उसके बाद आपने लॉग ऑफ, मतलब लॉग ऑफ ले लो कुछ, n ही ले लो, या तो सबसे छोटा नंबर जो भी है ना, a ले लो, ठीक है। तो n स्क्वायर लॉग n जा रहा है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n स्क्वायर लॉग n, ओके। तो ये महंगा है, डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं होगा, आप ज़रूर से ट्राई ज़रूर करना, लेकिन इस अप्रोच को, बहुत सिंपल अप्रोच है ना। सारे पेयर निकाल रहे हैं और एडजेसेंसी लिस्ट बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और सारे पेयर को चेक करते जा रहे हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से हम सारे पेयर को में ट्रेवर्सल मार सकते हैं कि नहीं। बहुत सिंपल है, कुछ फैंसी है नहीं, सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच यही था आपका, है ना। तो मुझे यहाँ पर यही लिख देना चाहिए था कि भाई ये ब्रूट फोर्स का है। लेकिन इससे फ़ायदा पता मुझे क्या हुआ, मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि भाई ये ग्राफ कैसे किसी के मन में आया होगा, है ना। देखो हमने ग्राफ की शुरू में जिक्र ही नहीं किया ना, हमने बस सोचा कि ठीक है जिस इंडेक्स से जिस इंडेक्स जा सकते हैं वो लिखते हैं। तो जब लिखा यहाँ पर तो ये तो कुछ नहीं, तो एडजेसेंसी लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद सारे इंडेक्स पेयर को उठा उठा के चेक कर रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से जा पा रहे हैं कि नहीं, है ना। यही तो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुछ जो जो क्वेश्चन में बोला एज इट इज़ वही उतार दिया मैंने यहाँ पर, वही तो किया और कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना। तो एज इट इज़ जो क्वेश्चन में था ये बिल्कुल वही अप्रोच है, बट ये महंगा है, आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा दिया मैंने, है ना, महंगा अप्रोच है ये। तो इसको क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस पर भी अब थॉट प्रोसेस दिखाता हूँ मैं आपको, आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट बताने से पहले मैं एक छोटा सा टिप दूंगा आपको। जब भी कभी किसी भी प्रॉब्लम में इंडेक्स से किसी दूसरे इंडेक्स जाने की बात हो रही हो, या फिर गिवन नंबर है उस नंबर से किसी दूसरे नंबर में आपको जाने की बात हो रही हो, ठीक है, मतलब जंप करना हो या फिर एक नंबर से दूसरे नंबर जाना हो, तो यार ये हमेशा हिंट करता है कि ग्राफ की तरफ आप एक बार ज़रूर सोचो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जिसका नाम है जंपिंग नंबर्स, ठीक है। मैंने आई थिंक आज से 1 से 1.5 साल पहले इस क्वेश्चन को बनाया था, जहाँ तक मुझे याद है शायद Geeks for Geeks में अवेलेबल है ये। तो वहाँ पर तब के टाइम में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इस तरह के क्वेश्चन को आखिर कैसे सोचेगा इंसान कि भाई ये ग्राफ का प्रॉब्लम है। सिंपल BFS से बनने वाला प्रॉब्लम है ये, है ना, BFS ग्राफ ट्रेवर्सल। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ग्राफ के बारे में सोचना है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं यार। अभी ध्यान दो इम्प्रूवमेंट में क्या है, आपने थोड़ी देर पहले अभी जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी, मैं देख लेता हूँ क्या बनाई थी, 022012, 022012। आपने इसको ड्रॉ करने का कोशिश किया, ये देखो 0 मतलब इंडेक्स है, ठीक है। 0 से 2 जा सकते हो और 2 से भी 0 जा सकते हो, तो इसीलिए मैं बाई डायरेक्शनल है। और उसके बाद क्या है, 2 से 0,1 भी है, 2 से 0 जा सकते हो, 2 से 1 भी जा सकते हो, है ना,
2 से 1 जा सकते हो, और 1 से 2 तो लिख ही दिया मैंने। तो ये ग्राफ है। अब एक बात बता भाई मेरे, इसमें जो इंडेक्स है 0 1 2, अगर मैं आपको बोलूँ भाई 0 से 1 जाना है, नहीं चला जाओगे आराम से ऐसे होके। भाई 1 से 0 जाना है, आराम से चले जाओगे ऐसे होके। भाई 0 से 2 जाना है, चल जाओ। 1 से 2 जाना है, चल जाओ। 2 से 1 जाना है, चले जाओ। कौन रोक रहा है आपको? आप आराम से जा पा रहे हो। अगर मान लेते हैं फॉर सम रीज़न कोई इंडेक्स एक और होता है यहाँ पर, मान के चलते हैं कोई एक और नंबर होता है यहाँ पर, x नाम का नंबर, इंडेक्स नंबर 3, ठीक है। और आप यहाँ से किसी भी नंबर से इस 3 पर नहीं जा सकते, मान के चलते हैं किसी भी नंबर से आप इस 3 पर, इंडेक्स नंबर, इस वैल्यू x पर नहीं जा पाते, क्योंकि GCD मतलब 1 ही आ रहा था, है ना। मान के चल लो ये 7 मान लो, देखते हैं होता है कि नहीं। 0 से 3 जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन दोनों का GCD जो है वो 1 है ना, ग्रेटर देन 1 चाहिए। ना 1 से आप 3 जा सकते हो, ना 2 से 3 जा सकते हो, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये तो आपने ग्राफ बना दिया जो जो आपको पॉसिबल लगा, ठीक है। ग्राफ अभी भी एडजेसेंसी लिस्ट अभी भी यही बनेगा, क्योंकि कोई भी लोग, कोई भी नंबर देखो 7 से GCD बना रहा है तो वो ग्रेटर देन 1 ही नहीं आ रहा है, 1 ही आएगा GCD। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ग्राफ बनाओगे तो 0 1 2 तो कनेक्टेड दिख रहा है मुझे, एक 7 अलग से रहेगा, क्योंकि भाई उसका ग्राफ ही नहीं बना, वो तो प्लॉट ही नहीं हुआ ना हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में, ठीक है। तो देखते हैं इसका सारा पॉसिबल पेयर कौन कौन सा था। एक तो 0 1 है, 0 2 है, 0 3 है, 1 2 1 3 2 3, यही सारे पॉसिबल पेयर ऑफ इंडिसेस हैं। 0 से 1 जा सकते हो क्या? हाँ भाई जा सकते हो, ये देखो बढ़िया टिक मार दिया। 0 से 2 जा सकते हो, यस। 0 से 3 भी जा सकते हो, नहीं 0 से 3 नहीं जा सकते हो। मतलब सारे पॉसिबल इंडेक्स पेयर में आप इस पे नहीं जा सकते। देखो 1 से 3 भी नहीं आ सकते, 2 से 3 भी नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि देखो कनेक्टेड ही नहीं है वो दोनों। और कनेक्टेड क्यों नहीं है? क्योंकि भाई GCD उनका ग्रेटर देन 1 हुआ ही नहीं था, तो इसीलिए एडजेसेंसी लिस्ट में वो आ भी नहीं पाए, ठीक है। तो भाई यहाँ से ही हिंट मिल गया, अरे भाई कनेक्टेड नहीं है मतलब वो एक अलग ही दुनिया में, अलग कंपोनेंट में है वो। कितनों DFS मार लो इसमें, आप यहाँ नहीं पहुँच पाओगे, वो एक अलग कंपोनेंट बन गया। और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ कंपोनेंट की बात आ रही हो, आपके मन में DSU तो आना ही चाहिए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आप DSU के बिना इसको BFS DFS से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? बहुत सिंपल है। आपने DFS, जैसे मान के चलते हैं आपने DFS कॉल किया है, ठीक है। मान लेते हैं DFS में याद करो विजिटेड यूज़ करते थे ना, 0 1 2 है ना, 0 1 2 और ये 3, 4 नोड्स हैं हमारे पास। DFS मान, अभी स्टार्टिंग में सारे अनविजिटेड है मान लेते हैं, सारे अनविजिटेड हैं। जब DFS मान लेते हैं आपने 0 से मारा, तो कौन कौन विजिटेड हो गया देख लेते हैं। 0 से 2, 0 विजिटेड हो गया, 2 विजिटेड हो गया, 2 से 1 गया तो 1 भी विजिटेड हो गया, ठीक है। अब देखो एक बंदा अनविजिटेड रह गया, इसका मतलब पक्का ये बंदा अलग कंपोनेंट में होगा, यानी कि उससे कोई नाता ही नहीं होगा इनका। मतलब कोई भी जो जितने पॉसिबल इंडेक्स पेयर्स थे, 0 3 2 3 1 3, कोई भी डिविजिबल नहीं है, मतलब कोई भी वैलिड पेयर नहीं बना रहे। इसका मतलब मैं उसी वक्त आंसर फॉल्स बोल दूंगा। हाँ, अगर सारे ट्रू होते हैं इसका मतलब क्या होता कि पक्का ये कनेक्टेड रहता, तभी तो 0 से DFS स्टार्ट किया, तो 7 भी वेस्टेड मार्क कर दिया मैंने, जबकि ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर, ठीक है। तो BFS से भी कर सकते हो, BFS से भी वही करो, ट्रावर्सल मारो और देखो सारे के सारे नोट्स विजिटेड हो पा रहे कि नहीं। सारे नोट्स विजिटेड हो गए एक BFS ट्रावर्सल में, मतलब सारे नोट्स कनेक्टेड हैं एक ही कंपोनेंट में, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने अगर मेरा आप DSU का वीडियो देखोगे तो मैंने वहाँ क्लियरली बता रखा है कि जब भी किसी प्रॉब्लम में कंपोनेंट की बात हो रही हो ना, जिसमें आप कंपोनेंट, देखो यहाँ पर ही कंपोनेंट की बात हो रही है, ये बंदा अलग दुनिया में चला गया, ये बंदा अलग दुनिया में चला गया, तो वैसे प्रॉब्लम में हमेशा DSU के बारे में सोचो। तो सबसे आइडियल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का DSU, ठीक है। इसीलिए हम लोग DSU पर फोकस करेंगे। लेकिन हाँ, मैंने फिर भी ब्रूट फोर्स आपको जानबूझकर बताया ताकि एक बिगिनर इस प्रॉब्लम को किस तरह सोचेगा वो मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई DSU से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग DSU कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सब उससे पहले तो भाई DSU पढ़ के आ जाओ, अगर आपने नहीं पढ़ा है। मेरे ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर DSU मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में मैंने समझाया, बहुत ईजी लैंग्वेज में। और DSU है छोटा सा, उसका एक ही कोड स्निपेट है, हर जगह उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो सब कुछ आगे से पढ़ने से पहले देखो अभी भी एक प्रॉब्लम है हमारे पास अगर आप नोटिस करोगे तो देखो वो प्रॉब्लम क्या है
याद करो मैंने को बोला था ना कि भाई आपको हर एक पेयर को चुनना पड़ रहा है ना। जैसे मान के चलो कि आपके पास सारे पेयर्स होने चाहिए, लाइक 0 और 1 पेयर, फिर 1 और 2 पेयर, 0 और 2 पेयर। सारे पेयर को आप पहले स्टोर कर रहे हो, ठीक है, सारे पेयर को स्टोर कर रहे हो। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे थे कि उस एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे थे जीसीडी यूज़ कर करके, फिर ट्रैवर्सल मार रहे थे, ठीक है। तो डीएसयू कैसे हेल्प करेगा? तो वो सारे पेयर निकालने में भी तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लग जा रहा है, ये तो एनीवेज पास नहीं करेगा। 10 का पावर 5 है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी मैक्सिमम कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो ओ ऑफ मतलब सारे एच निकालना भी एक मुश्किल है ना, एक टफ काम है, मतलब महंगा काम है सारे ये निकालना, है ना। ये जो इतने पॉसिबल पेयर्स ऑफ इंडिसेस है, ठीक है, ये ओ ऑफ एन स्क्वायर तो यहाँ पर खा जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं यार। देखो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जब बचपन में निकालते तो कैसे निकालते थे? पहले तो ये जो 2 है, 3 है, 6 है, पहले तो इसके फैक्टर्स में इसको तोड़ दो ना, सिंपलेस्ट फैक्टर में। मतलब 2 इंटू 1 यही हो सकता है इसका, तो और कुछ नहीं हो सकता। 3 इंटू 1 होगा 6 का, 2 इंटू 3 इंटू 1, देख लो प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। फर्दर और टूट नहीं सकता ये, है ना। ये 2 फर्दर टूट नहीं सकता, 3 फर्दर टूट नहीं सकता, 1 फर्दर टूट नहीं सकता, सिंपलेस्ट फैक्टर में एक्सप्रेस कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान दो, याद करो मैंने आपको बोला था ना कि 2 और 6 जो है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो ग्रेटर देन 1 है ना। कैसे है वो देख लेते हैं। 2 का फैक्टर्स ये है, 6 का फैक्टर ये है। इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन दिख रहा है? एक तो 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, यही दोनों है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अभी के लिए, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब 2 और 6 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो क्या निकल के आया, 2 आया, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 और 6 को मैं एक कॉम्पोनेंट में ले लेता हूँ, ठीक है, बढ़िया। मतलब दोनों कनेक्टेड है, ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ दोनों को, ठीक है। अब सिमिलरली देखो 2 और 3 का देखते हैं, है ना। तो 2 और 3 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना हो तो पहले तो 2 के सारे फैक्टर देख लो, 3 के सारे फैक्टर देख लो। तो देखो दोनों में कोई कॉमन है तो वही 1 है भाई, वो ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो 2 और 3 कनेक्ट मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है, 3 और 6 का देख लेते हैं। इसका फैक्टर ये, इसका फैक्टर ये है। इन दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है? एक 3 है और एक 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 और 6 को भी हम एक ही ग्रुप में ले सकते हैं। 3 अभी बाहर था, है ना, तो 3 और 6 को भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 मैं बोला, 3 और 6 भी एक दुनिया में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो ध्यान दो, जब हमने कनेक्ट करना स्टार्ट किया तो देख रहे हो एक कंपोनेंट बन गया ओवरऑल। स्टार्टिंग में याद करो इंडेक्स नंबर, सॉरी ये जो 2 वाला नंबर था, ये 3 नंबर था, ये 6 नंबर था। अब सब अलग अलग कंपोनेंट में थे, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं अभी की स्टार्टिंग में? जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं 3 है, तो 3 है। जैसे 2 और 6 कनेक्ट हो गया तो मैंने कंपोनेंट को घटा दिया कि अब 2 कंपोनेंट हो गए हैं सिर्फ, है ना। क्योंकि याद करो 2 और 6 कनेक्ट हो गया था और 3 बाकी है, तो अभी 2 कंपोनेंट है। एक तो ये कंपोनेंट हो गया और एक ये कंपोनेंट हो गया। फिर जैसे मैंने देखा कि 3 और 6 कनेक्ट हो गया तो मैंने कंपोनेंट और घटा दिया, 1 कर दिया कंपोनेंट, तो 3 और 6 भी कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक कंपोनेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे नोड्स कनेक्ट हो गए हैं, है ना। मतलब मैं किसी भी इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स में जा सकता हूँ। मैं नोड नंबर वैल्यू ना लिख के इंडेक्स भी लिख सकता हूँ 0, और यहाँ पर आपका आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1। तो देखो किसी भी इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स में जा सकते हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये तो, ठीक है। मतलब सब एक ही कंपोनेंट में आ गए। डीएसयू की भाषा में बोले तो देयर इज़ ओनली 1 कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर 1 कंपोनेंट हुआ तो मतलब मेरा आंसर ट्रू होगा। 1 कंपोनेंट में होने का मतलब क्या हुआ कि एवरी नोड इज कनेक्टेड एंड प्रेजेंट इनसाइड ओनली 1 कंपोनेंट। तो आप किसी भी इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 हो गया लास्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर ट्रू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब फर्दर थोड़ा सा और यहाँ पर डीप डाइव करते हैं। अब देखो ध्यान दो, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि देखो ये जो 2 है इसका फैक्टर कौन कौन है? एक तो 2 निकला, एक फैक्टर 2 निकला और एक फैक्टर 1 निकला, है ना, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर मैंने देखा कि 3 का एक और कौन कौन फैक्टर है? 3 है और 1 है। तो भाई 1 वाले फैक्टर को तो छोड़ ही दो, 1 वाले फैक्टर को मैं इरेज ही कर देता हूँ, क्योंकि उसको तो मुझे एनीवे आंसर में नहीं लेना है। तो 1 को हटाने के बाद देखते हैं 2 का फैक्टर सिर्फ खुद 2 ही है, 3 का फैक्टर सिर्फ खुद 3 ही है। तो ये मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ अभी, ओके, ठीक है। और यहाँ पर मैं नंबर्स लिख देता हूँ कि ये किसका है, 2 का है, ये 3 का है, ठीक है। अब 6 का देखते हैं। 6 का फैक्टर कौन कौन है? 6 का फैक्टर 2 है। तो भाई हमारे पास 2 फैक्टर था क्या पहले? हाँ, 2 फैक्टर में ऑलरेडी एक नंबर था, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मैंने लिख दिया। इसका मतलब पता क्या हुआ कि फैक्टर 2 जो है ना वो इसका भी है और इसका भी है,
ठीक है, तो देखा है, तो जीसीडी की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, तो बस फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। उससे भी मैं मर्ज कर सकता हूँ ईजिली, देख रहे हो, उससे भी मर्ज हो गया, देखो 2 और 6 एक जगह आ गए, है ना। अब एक पावर फैक्टर देखते हैं, 6 का एक और फैक्टर मुझे 3 दिख गया। भाई 3 है क्या? हाँ 3 है ऑलरेडी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 था, अभी 6 को भी यहाँ डाल दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स के हिसाब से आप मर्ज कर सकते हो उन लोगों को, है ना। तो जैसे मान लेते हैं मैंने पहले नंबर को ट्रैवर्स किया 2, तो मैं 2 का फैक्टर निकाल रहा हूँ, मुझे मिला एक, है ना, क्योंकि एक ही फैक्टर है इसका, तो इसका फैक्टर क्या निकला 2 का, सिर्फ 2 आया एक फैक्टर। तो मैं देख लूँगा कि भाई 2 के लिए कोई फैक्टर था क्या पहले, नहीं था। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता है कि 2 के लिए एक ही भी फैक्टर नहीं था, तो अभी जस्ट मुझे एक एलिमेंट मिल गया है जिसका फैक्टर 2 है। वो एलिमेंट कौन है? ये बंदा। इंडेक्स लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर 0, यहाँ मैं इंडेक्स लिख देता हूँ कि इंडेक्स नंबर 0 के लिए जो फैक्टर निकल के आया था वो ये आया था। ठीक है, अभी तक और कोई एलिमेंट नहीं है जिसका फैक्टर 2 था, कोई बात नहीं। तो मैं अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे 3 मिला, तो 3 के लिए 3 का फैक्टर क्या है? 3, तो मतलब इंडेक्स नंबर 3 का क्या है? 1 है ना। तो 1 इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसका फैक्टर एक ही निकला, 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट है। 6 आया, 6 का मैं फैक्टर पहले निकालूंगा एक एक करके। पहले मिला 2, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि भाई 2 फैक्टर में और कोई नंबर था क्या? हाँ था ना, तो 0 था, 0th इंडेक्स वाला, और अभी सेकंड इंडेक्स वाला नंबर एक और मिल गया, यानी कि 2 इंडेक्स वाले एलिमेंट जो हैं 0 और 2, वो दोनों का फैक्टर 2 है, तो उन दोनों को मैं मर्ज कर सकता हूँ। 0 और 2 वाले को मैंने मर्ज कर दिया अभी। ठीक है, दोनों एक कंपोनेंट में आ चुके हैं। ओके, तो उनको मैं एक डब्बे में डाल दिया, दोनों एक ही कंपोनेंट के हिस्से बन गए। ओके, नेक्स्ट फैक्टर क्या है? नेक्स्ट फैक्टर मुझे 3 मिला, 6 का नेक्स्ट फैक्टर मुझे 3 मिला। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, 3 पे है क्या ऑलरेडी कोई फैक्टर? यस है ना, 3 पे। ठीक है, तो मैंने देखा कि इंडेक्स नंबर 1 पर जो एलिमेंट है ना, उससे इंडेक्स नंबर 2 का मैं मर्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो 1 पर इंडेक्स जो था उसको भी मैंने 2 वाले इलाके में डाल दिया, क्योंकि वो दोनों मर्ज हो गए, तो 2 जिस इलाके में था 1 भी उसी इलाके में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मर्ज कर दिया और मैंने देख रहा हूँ सारे एलिमेंट्स को हमने ट्रावर्सल भी कर लिया, तो बस लास्ट में मुझे यही देखना है कि हमारे DSU में जो कंपोनेंट का साइज था वो 1 ही होना चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो इसको सिंपल से एक और ड्राई रन मारते हैं और देखते हैं कितना सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल देखो, इसके बाद हम रेडी हो जाएंगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं इंडेक्स नंबर आई पर हूँ, मुझे मिला नंबर 12, तो मुझे 12 का पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 का सबसे मैं स्टार्ट करूँगा कि देखता हूँ प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करता हूँ ना, 2 से, कि क्या 12 को डिवाइड कर पा रहा है? यस कर पा रहा है। वैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले से ही कि इसका कैसे होगा, 2 × 2 × 3, यही होगा ना। ठीक है, तो मैंने 2 से देखा कि क्या 2 12 को डिवाइड कर पा रहा है? यस, मतलब 2 फैक्टर है 12 का। तो पहले तो मैं देखूंगा कि फैक्टर 2 के लिए ऑलरेडी कोई नंबर था, हमने ढूंढ रखा है, अभी तक नहीं ढूंढ रखा है, तो मैंने स्टोर कर लिया कि 2 फैक्टर जो है ना, 2 फैक्टर एक नंबर के लिए मिल गया है। इंडेक्स नंबर कौन सा है? 0 के लिए मिल गया है, ये इंडेक्स है मेरा। ठीक है, बढ़िया। तो अब उसके बाद हमने ढूंढ लिया, अब 2 के बाद 3 को चेक करते हैं, क्या 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है क्या? यस, डिवाइड कर सकता है, 12/3 4 होता है, डिवाइड कर सकता है। तो मैं पहले तो ये चेक करूँगा कि 3 का है क्या कोई फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर ऑलरेडी ढूंढ रखा है? नहीं, हमने नहीं ढूंढ रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 3 फैक्टर भी है, 3 फैक्टर भी है इंडेक्स नंबर 0 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक के बाद अब आता है 4, है ना। तो अब एक बात बताओ यार, से ले आए पिक्चर में, यहाँ पर 12 को देखो मैंने तोड़ के लिखा था ना, 2 × 2 × 3 तो होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 4 कहाँ से आ गया भाई? 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ना, ये 2 × 2 4 होता है, और 4 को फर्दर तोड़ोगे तो 2 × 2 ही हो जाएगा। तो मतलब मुझे 4 नहीं लेना चाहिए था ना, क्योंकि इसका नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन यही तो होता है, 2 × 2 × 3। तो जो 2 मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं 12 के, वो एक 2 दिख रहा है सिंपलेस्ट फैक्टर, और एक 3 दिख रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ मैप में लिख दिया है। ठीक है, तो 4 है, 4 को आप क्यों लिख रहे हो, है ना? आगे जाकर 6 भी आएगा, 6 भी आप लिख दोगे? नहीं ना, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन देखो तो 2 × 2 × 3 है नॉर्मली। तो पता है हमें क्या करना चाहिए था कि जैसे मान लेते हैं 12 जब 2 से डिविजिबल है, याद करो पहला फैक्टर 2 था ना, अगर 2 से डिविजिबल है तो 12 को डिवाइड कर दो ना 2 से, जब तक डिवाइड हो सकता है। तो 12 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, बचा 6, फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, देखो बचा 3 बच गया। अब तो देख रहे हो 2 बार 2 से डिवाइड किया, मतलब देख रहे हो 2 × 2 हो गया, मतलब ये करेक्ट तरीका हुआ। अब देखो 12 सिंप्लीफाई होकर 3 बन चुका है अब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है। अब देखो ध्यान दो, हमने स्टार्टिंग 2 से चेक किया था, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 2 सिंस डिवाइड कर पा रहा है 12 को, तो 12 को डिवाइड कर दो, 6 आ गया। फिर डिवाइड कर पा रहा है, 3 आ गया, है ना। ओके, 2 के बाद कौन सा फैक्टर चेक करना है, 3 चेक करते हैं। क्या 3 डिवाइड कर पा रहा है, 12 नहीं, इस बार 12 3 में रिड्यूस हो गया। यस, 3 इसको डिवाइड कर पा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3 जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर 3 था, वो भी डिवाइड कर सकता है इंडेक्स नंबर 0 को। इंडेक्स नंबर 0 में 12 था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, तो 12 का हमने 3 फैक्टर से देख लिया, 4 से। तो अब देखो 3 से जब डिवाइड हो ही जा रहा है ना, तो 3 को फिर 3 से डिवाइड, ये जो 3 को वापस से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3/3 से डिवाइड कर दो, 1 आ गया। फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, कहानी हमारा इधर ही खत्म हो गया, यानी कि हमें और फैक्टर नहीं मिल सकते। और सही बात भी, और फैक्टर क्यों चाहिए, सिंपलेस्ट फैक्टर 2 है और 3 है ना, 2 और 3 ही तो है। तो और 2 और 3 मैंने पॉपुलेट भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आते हैं 13 पे, ठीक है। तो मैं इन सबको इरेज करता हूँ अभी, या तो इसको रहने देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ 13 पे। तो स्टार्ट करते हैं। 13 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। 3 भी नहीं कर सकता, 4 भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तो 13 का एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। तो मैंने बोला था कि 1 के लिए तो मैं लिखूंगा ही नहीं, है ना, 1 फैक्टर के लिए मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर 16, ठीक है। तो 16 का स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है ना 16 का, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर 2 का, 16 का 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 2 से डिविजिबल है, तो मैं बोल दूंगा कि भाई फैक्टर 2 के लिए एक और नंबर मिल चुका है। कौन है वो इंडेक्स नंबर 2 है। लेकिन याद करो, इस बार फैक्टर 2 में ऑलरेडी कोई इंडेक्स प्रेजेंट था, 0, ठीक है। और यहाँ पर है इंडेक्स नंबर 2। तो मैं क्या करूँगा, जो अभी करंट इंडेक्स नंबर 2 है ना, उसको इस 0th इंडेक्स से मर्ज कर दूंगा, क्योंकि देखो 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था, है ना, और अभी जो इंडेक्स पे एलिमेंट है, दोनों का फैक्टर 2 है ना, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 ही फैक्टर चाहिए मुझे, मतलब दोनों एक सोसाइटी के बंदे बन सकते हैं। तो हम इन दोनों को, मैंने क्या किया कि इंडेक्स नंबर 0 जो ऑलरेडी था यहाँ पर, और अभी जो इंडेक्स है इंडेक्स नंबर 2, मैंने इन दोनों का यूनियन कर दिया, ठीक है। इन दोनों का मैंने यूनियन कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। ओके, बढ़िया। अब जब यूनियन कर ही दिया है तो अच्छी बात है, 16 को वापस से सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यूनियन जब कर दिया तो मैं लिख देता हूँ ना कि 0 और 2 को मैंने जब यूनियन कर दिया, तो मान लेते हैं यूनियन कुछ ऐसा हो गया, इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 2। तो इस इलाके को दिखाने के लिए मैं किसी भी एक इंडेक्स को चुन लूँगा, बोल दूंगा यही मेरा पापा है ना। इस कॉम्पोनेंट का जो पेरेंट है वो 0 है, तो मैं 0 ही रहने देता हूँ। क्यों अलग से ऐड करोगे कि हाँ 0 भी था, फिर इंडेक्स नंबर 2 भी था, बस एक ही एलिमेंट को रहने दो, है ना, ठीक है। पेरेंट 0 ही रहने दिया मैंने। बस हमने जो करंट इंडेक्स आई था और ये इंडेक्स 0 था ऑलरेडी, दोनों का फैक्टर सेम था, मैंने दोनों को यूनियन मार दिया, इंडेक्स 0 और 2 को। तो ये मेरा यूनियन हो गया, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो 16 को मैंने, सिंस 2 से डिविजिबल है तो 16 से इसको सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं। 16/2 कर दिया, 8 आ गया। 8/2 कर दिया, 4 आ गया। 4/2 कर दिया, 2 आ गया। अभी भी 2 से डिविजिबल है, 1 आ गया, भाई ख़त्म हो गया। यानी कि 16 का यही एक फैक्टर है 2, क्योंकि 2 से ही डिविजिबल हो गया, है ना। आगे 3 जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 तो ख़त्म हो गया, 1 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 16 का सिर्फ एक ही डिवाइज़र था 2, और उसके साथ 12 भी था जिसका डिवाइज़र 2 था, है ना। तो दोनों को हमने क्या किया, एक ही इलाके में डाल दिया। अब आप लोग बोलोगे कि भाई भैया 12 और 16 का जीसीडी जो है वो 4 है ना, क्योंकि 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। बट मैंने अभी देखा, आपने दोनों का मैंने फैक्टर 2 बोला, ठीक है, और तब जाके उन दोनों को मर्ज कर दिया। मुझे आइडियली 4 जीसीडी है ना दोनों का, तो मैं बोल रहा हूँ भाई 4 भी तो 2,2 में टूट सकता है, 2 × 2 में। तो क्या दिक्कत है, आपको थोड़ी आपको टेंशन ही नहीं लेना है उस चीज़ की कि भाई किसके बेसिस पे मर्ज करना है ना, जीसीडी के बेसिस पे मर्ज करना है कि नहीं करना है। मैं तो बोल रहा हूँ जीसीडी जो है वो भी फर्दर 2,2 में टूट जाएगा, मतलब मैंने प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया दोनों को, और प्राइम फैक्टर जो खुद है वो जीसीडी को डिवाइड कर सकता है, तो क्या दिक्कत है ना। तो मैं बस आँख बंद करके यही चेक कर रहा हूँ कि इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, 16 का कौन प्राइम फैक्टर है ना, और प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ और उस प्राइम फैक्टर के बेसिस पे मैच कर रहा हूँ सबको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा है तो काफ़ी सिंपल हो गया हमारा अभी तक प्रॉब्लम। हम हर एक नंबर पे जाएंगे, ठीक है। स्टोरी पॉइंट्स लिख लेता हूँ,
सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इटरेट ऑन ऑल दी नंबर, है ना, i इज इक्वल टू 0 to n-1, इटरेट करो सारे नंबर पर, और हर एक नंबर का, मान लेते हैं नम्स i आपका करंट नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढो, प्राइम फैक्टर्स, और जो भी प्राइम फैक्टर आ रहा है वो चेक करो ऑलरेडी वो कहीं असाइन तो नहीं है किसी को। तो उसके लिए मैप यूज़ कर लो, या तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैप आई थिंक ज़्यादा सिंपल होगा, या तो आप एक अरे भी बना सकते हो। चेक कर लो यहाँ पर, चेक ऑलरेडी ये फैक्टर है क्या। ऑलरेडी अगर फैक्टर है, किसी इंडेक्स को मिल रखा है ये फैक्टर, तो उस इंडेक्स से यूनियन कर दो। अगर येस है तो यूनियन कर दो उस फैक्टर के लिए। ऑलरेडी कौन सा इंडेक्स था, मान लेते हैं 0 था, आई, है ना, ऑलरेडी आई था, और अभी जिस मैं मान लेते हैं जे था वो, और अभी मैं जिस इंडेक्स का निकाल रहा था, नम्स आई का निकाल रहा था ना, तो जे और आईथ वाला इंडेक्स दोनों मर्ज हो जाना चाहिए। मैं दोनों का यूनियन कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। और नम्स आई का जैसे ही प्राइम फैक्टर मैंने निकाला, प्राइम फैक्टर याद करो मैंने कैसे बोला था निकालने, यहाँ पर मैं डिटेल में बता देता हूँ कि एक एक करके सबसे डिवाइड करते चलेंगे ना। फॉर फैक्टर इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नॉलेज है ऑलरेडी प्राइम फैक्टर की, तो हम याद करो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे। फैक्टर इनटू फैक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, है ना, नम्स ऑफ आई फैक्टर प्लस प्लस, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो मुझे ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। जो भी नंबर है उसके सारे प्राइम फैक्टर यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो फैक्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यही चेक कर लूँगा कि भाई जो भी नंबर है जिसका मुझे फैक्टर निकालना है वो इस फैक्टर से डिविजिबल है कि नहीं। फैक्टर इज इक्वल टू अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो भाई कंटिन्यू कर जाओ, दूसरे फैक्टर के पास चले जाओ, ठीक है। 2 के बाद 3 फैक्टर चेक करो, 4 फैक्टर चेक करो एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर डिविजिबल है तो पहले ये तो चेक कर ले कि जो फैक्टर डिवाइड कर रहा है उस नंबर को ऑलरेडी वो प्रेजेंट तो नहीं है किसी दूसरे इंडेक्स के लिए। मतलब इफ़ MP ऑफ इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, है ना, कोई ऑलरेडी कोई वैल्यू तो नहीं है। मतलब ऐसे सर्च कर लो mp.find फैक्टर इज इक्वल टू mp.end। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट टाइम आया है। अगर फर्स्ट टाइम आया तो कोई बात नहीं, इसको स्टोर कर देते हैं कि इस फैक्टर के लिए ये वाला इंडेक्स आया है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऑलरेडी MP फैक्टर इस फैक्टर के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी कोई इंडेक्स थी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूनियन लगा दूंगा जो भी इंडेक्स था वहाँ पर MP ऑफ फैक्टर के लिए, और करंट इंडेक्स आई, दोनों को मैंने यूनियन कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और इसके बाद एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाई जो भी नंबर है आपका उसको डिवाइड करते रहो ना। जैसे फैक्टर से डिविजिबल है ये, मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है ना, तो इस नंबर को सिंप्लीफाई कर दो, नम्स आई को, नम्स ऑफ आई परसेंटाइल फैक्टर जब तक डिविजिबल है, डिवाइड कर दो ना, सिंप्लीफाई कर दो उसको। और मैंने आपको रीज़न भी ऊपर बता दिया था, है ना। तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई बाई फैक्टर, डिवाइड करते चलो, सिंप्लीफाई कर दो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ सिंप्लीफिकेशन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। तो एट द एंड जब मेरा यूनियन और ये फॉर लूप ये सब ख़त्म हो जाएगा, है ना, यूनियन मैं लगा दूंगा अंदर, तो लास्ट में बस मुझे यही चेक करना है कि भाई इफ़ जो भी मेरा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स था, कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 हुआ तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं रिटर्न ट्रू नहीं करूँगा, सिंपल। एक लास्ट चीज़ रह गई है, आप खुद सोचो। मान के चलते हैं आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, 2 3 6 था, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 का देखा प्राइम फैक्टर, तो याद करो कैसे स्टार्ट करते थे। फॉर लूप जो था हमारा, फैक्टर इज इक्वल टू 2 होता था, और फैक्टर इनटू फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई अभी क्या है, 2 है मेरा, तो फैक्टर 2 से स्टार्ट किया। 2 इंटू 2 4 लेस देन इक्वल टू 2 है क्या? नहीं, है ना। तो ऑब्वियस से बात है ये नहीं है, तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं ना, ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 खुद प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 खुद प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब आपको, लेकिन आपको स्टोर कर लेना चाहिए था कि भाई 2 जो है ना, जो 2 जो नंबर है, इंडेक्स नंबर 0 है ना, इंडेक्स नंबर 0 के लिए 2 एक फैक्टर है, वो हमें स्टोर कर लेना चाहिए था, जो हमारा मिस हो जा रहा है ना, क्योंकि वो इस फॉर लूप में घुस ही नहीं रहा, ये वाले फॉर लूप में, है ना।
और 3 के लिए भी नहीं घुसेगा ना, खुद सोचो। जैसे मान लेते 3 का जब मैं निकाल रहा हूँ तो फैक्टर है मेरा 2 स्टार्टिंग में, फैक्टर इंटू फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम्स आई, 4 लेस देन इक्वल टू 3 है क्या? नहीं है ना, तो ऐसा तो नहीं है, तो 3 भी मिस हो जाएगा। बट हमें स्टोर कर लेना चाहिए था कि 2 जो फैक्टर है वो 2 के लिए है, 3 जो फैक्टर है वो 3 के लिए है ना, ये दोनों मिस हो जाएगा। तो इसके लिए पता है इसके लिए क्या करेंगे, जब इस फॉर लूप से हम बाहर निकलेंगे ना, ये वाले फॉर लूप से, यहाँ पर जो है इसके अंदर ये सब हो रहा था, तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर मेरा नम्स ऑफ आई जो है वो ग्रेटर देन 1 है अभी भी, क्योंकि याद करो ना अंदर हम लोग सिंप्लीफाई भी तो कर रहे थे उसको, नम्स ऑफ आई को करते करते मैं उम्मीद कर रहा था कि 1 हो जाता वो, बट मान लेते 1 नहीं हो पाया, है ना। एक केस तो मैंने आपको नीचे दिखा दिया कि अगर मान लेते वो 1 नहीं हो पाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि वो जो नम्स आई है अगर वो 1 नहीं बन पाया इतने सिंप्लीफिकेशन के बाद भी, मतलब वो खुद एक फैक्टर है खुद का, ठीक है। तो मेरा काम बनता है कि जो वो नंबर है पहले तो चेक कर लूँ कि उस नंबर के करस्पॉन्डिंग कोई फैक्टर है क्या, मतलब मेरे मैप में एंट्री है क्या उस नंबर, तो ये नंबर खुद का फैक्टर है। अगर मैप में प्रेजेंट नहीं है तो फिर से मैं उसको मैप में ऐड कर दूंगा कि एम पी ऑफ ये नंबर खुद अपना फैक्टर है, तो नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू खुद अपना ही फैक्टर है इंडेक्स आई का, है ना। या फिर अगर ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट था इसी नम्स आई नाम के कोई फैक्टर से, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ था कि मैप में प्रेजेंट नहीं है, एल्स में क्या करूँगा, अगर प्रेजेंट है नम्स आई से कोई फैक्टर यहाँ पर तो मैं उससे मर्ज कर दूंगा, है ना, यूनियन कर दो, क्योंकि मैप में इस नाम से आई नाम से जो फैक्टर के करस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स था उसको निकाल लो आई डी एक्स, और करंटली इंडेक्स आई है, दोनों का मर्ज कर दो, ठीक है। वो मैं यही यहाँ पर आपको बता रहा था, है ना, क्योंकि देखो ये 2 जो है वो तो कभी हमारे पिक्चर में आ ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि फॉर लूप भी में घुसेगा ही नहीं, वो इसका फैक्टर निकल ही नहीं पाएगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि अच्छा नम्स ऑफ आई तो अभी भी ग्रेटर देन 1 है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर डाल दूंगा कि इंडेक्स नंबर 0 था, ठीक है, हमारे मैप में, क्योंकि यहाँ पर 2 के करस्पॉन्डिंग अभी कोई एंट्री थी नहीं। सिमिलरली जब आई यहाँ पर आएगा तो आई खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो ये आपका फैक्टर निकालेगा तो निकल नहीं पाएगा इसका, और है ना। तो मैंने देखा कि नम्स आई अभी भी ग्रेटर देन ये है 1 है, मतलब ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाया, तो 3 का डालना पड़ेगा मुझे, 3 जो फैक्टर है इंडेक्स नंबर 1 के लिए। हाँ बट ऑलरेडी यहाँ पर 3 फैक्टर होता प्रेजेंट, और यहाँ पर कोई इंडेक्स होता आई डी एक्स, है ना, तो वो आई डी एक्स और इंडेक्स 1 को मैं मर्ज कर देता। सिमिलरली अगर ऑलरेडी इंडेक्स ये जो 2 वैल्यू है अगर यहाँ पर ऑलरेडी 2 होता पहले से, तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स होता आई डी एक्स उसका मैं इंडेक्स 0 से मर्ज कर देता। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो जो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग था ना वो हमारा इधर ही था फैक्टर निकालने में, है ना, फैक्टर निकालना है। बाकी डीएसयू तो सिंपल है, डीएसयू का कोड हम अपन कॉपी पेस्ट ही मारेंगे, ठीक है। बट मेन यही समझना था कि हम यहाँ पर सिंपली प्राइम फैक्टर निकाल के जो कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है नंबर्स के बीच में, कोई भी 2 इंडेक्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मैं उन दोनों को मर्ज कर दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में मर्ज करने के बाद मुझे यही देखना है कि कॉम्पोनेंट्स का साइज़ 1 के बराबर है कि नहीं, है ना, ठीक है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब जब भी कोड करेंगे तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे, बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी होगी, ठीक है। जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं। और देखो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बताता हूँ कि डीएसयू की वीडियो आप मेरी ज़रूर से देख लेना, मैंने डीएसयू बाई साइज़ यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको मेरे एक अलग से वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। आप ज़रूर सर्च करना ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। तो ये पार्ट मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए ना, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कवर कर पाऊँ। इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज सबसे पहले निकाल लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ, ठीक है, जिसमें पहला नंबर क्या होगा फैक्टर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी इंडेक्स है ना। इंट यहाँ पर मैं इसका क्या नाम दे दूँ, फैक्टर टू इंडेक्स मैप है, ठीक है, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन एन आई प्लस प्लस, एक एक करके सारे नंबर पर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ओ ऑफ एन लग रहा है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैंने क्या बोला हर एक फैक्टर पे जाऊँगा एक एक करके, मतलब नम्स आई का सारा फैक्टर निकालूंगा, ठीक है। फॉर इंट फैक्टर इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करता हूँ, फैक्टर इंटू फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टर शुड बी लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम्स ऑफ आई। और ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो मुझे ज़रूर बताना,
है ना। स्क्वायर रूट मैं क्यों ले रहा हूँ इसके लिए एक अलग से वीडियो आ सकती है, बना सकता हूँ मैं अगर आपको जानना है तो। बट आई एम श्योर बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि प्राइम नंबर ढूंढते के बाद, प्राइम फैक्टर ढूंढते के बाद आप वो लोग यही करते हैं। ठीक है, तो बार बार स्क्वायर रूट, मैं तो स्क्वायर रूट मुझे लिखना पसंद नहीं है, इसीलिए मैं जनरली क्या करता हूँ, फैक्टर इंटू फैक्टर लेस देन इक्वल टू नम साई फैक्टर प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मुझे यही चेक करना था कि ये जो मैंने फैक्टर लिया वो डिवाइड कर भी पा रहा है कि नहीं। नम साई परसेंटाइल फैक्टर इज इक्वल टू जीरो है क्या? हाँ, अगर जीरो है, नहीं अगर नॉट इक्वल टू जीरो मतलब डिवाइड ही नहीं कर पा रहा तो ये फैक्टर है ही नहीं, तब तो कंटिन्यू कर जाओ। ठीक है, और अगर डिवाइड कर पा रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे सबसे पहले ये चेक कर लेना चाहिए कि इफ़ एम पी डॉट फाइंड, ऑलरेडी इस फैक्टर के लिए कोई है क्या? फैक्टर इज नॉट इज इक्वल टू या तो फिर इज़ नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, मतलब ऑलरेडी इस फैक्टर के लिए कोई इंडेक्स मैंने असाइन कर रखा है, मतलब वो इंडेक्स और करेंटली इंडेक्स आई वाला इंडेक्स दोनों को मर्ज मुझे कर देना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इंडेक्स निकालूंगा। इंडेक्स कौन है भाई? एम पी ऑफ फैक्टर, निकाल ले इसको। ठीक है, और उनका यूनियन कर दो, यूनियन कॉल कर देता हूँ, और इंडेक्स और करेंट इंडेक्स आई का मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, पहली बार ये मुझे दिखा है तो फैक्टर इज इक्वल टू इंडेक्स आई के लिए है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद मैंने आपको बोला था ना कि सिंस नम्स आई डिवाइड इज गेटिंग डिवाइडेड बाय फैक्टर, तो नम्स आई को सिंप्लीफाई कर दो। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था, नम्स ऑफ आई परसेंटाइल फैक्टर जब तक डिवाइड हो पाता है तब तक डिवाइड करते चलो। नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई बाई फैक्टर। ठीक है, और जैसे ही आप इस फॉर लूप से निकलोगे, फैक्टर निकालने वाले फॉर लूप से, अगर नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन 1 ही रह गया, मतलब अभी भी, मतलब वो प्राइम फैक्टर रहा होगा, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पा रहा होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको भी डाल देंगे भाई, वो भी तो खुद का एक फैक्टर है। ये एम पी डॉट फाइंड, ऑलरेडी उसका अगर कोई है नम्स ऑफ आई, वो खुद का फैक्टर तो है ही, वो मैं समझ गया, बट उस फैक्टर के लिए कोई एंट्री है क्या? इज़ नॉट इक्वल टू एम पी डॉट इन। अगर एंट्री नहीं है ऑलरेडी तो वहाँ पर जो भी इंडेक्स रहा होगा, सेम चीज़ यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ फैक्टर की जगह नम्स ऑफ आई होगा ना, नम्स ऑफ आई, क्योंकि ये बंदा खुद का ही फैक्टर निकल गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 ही रह गया डिवाइड होने के बावजूद भी। ठीक है, तो आई डी एक्स और ये यूनियन ऑफ आई डी एक्स निकाल दिया मैंने, और ये आई को मैंने हाँ यूनियन कर दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो पहली बार ये आया होगा मेरे, ये जो नम्स आई है पहली बार आया है इंडेक्स आई के लिए, ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब जब सब कुछ ख़त्म हो जाए तो लास्ट में बस मुझे एक ही चेक करना था कि भाई जो मेरा नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है ना, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है वो 1 है कि नहीं। नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कहाँ से निकालूंगा? तो देखो मैंने यहाँ पर DSU इम्प्लीमेंट किया था ना, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रख लूँगा नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स, और स्टार्टिंग में सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग हैं, सारे के सारे इंडेक्स इंडिपेंडेंट हैं अभी, तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने के बराबर हो जाएगा? n के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टोटल n इंडेक्सेस हैं हमारे पास, है ना। और जैसे ही जब मर्ज होता रहेगा तब तक मैं नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को घटाता चला जाऊँगा, क्योंकि जब 2 एलिमेंट मर्ज होंगे तो कंपोनेंट्स घट जाएंगे ना, नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स माइनस इज इक्वल टू 1 करता जाऊँगा। ठीक है, और सिंस मुझे यहाँ पर चाहिए होगा नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स, तो मैं एक अलग से फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर, इंट काउंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये रिटर्न कर देगा जितने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बचे हुए हैं, है ना। तो बस मैं यहाँ पर सिंपली इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, काउंट ऑफ कंपोनेंट्स, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, इज इक्वल टू 1 आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, सिंस मैंने एक अलग से क्लास बना रखा है DSU का, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट उसका बना के डिफाइन कर लेता हूँ, तभी तो मैं एक्सेस कर पाऊँगा ना। DSU एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ DSU नाम से, और n भेज देता हूँ कि भाई जो तुम DSU बनाओगे, n मेरे पास टोटल n कंपोनेंट्स n एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में n कंपोनेंट्स रखना। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हर चीज़ कॉल करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने यूनियन कॉल किया था, तो DSU डॉट यूनियन, सिंपल सा मैं क्लास में अलग में बना दिया DSU का, ताकि आप डायरेक्टली ऐसे कॉल कर सको। और भी कहीं किया है? हाँ, यहाँ पर किया DSU डॉट यूनियन। ठीक है, और यहाँ पर DSU डॉट ये। तो और ख़त्म करने से पहले एक और चीज़ बता दूं कि ये जो DSU मैंने इम्प्लीमेंट किया है, ये मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया लिख देता हूँ।
DSU बाई साइज़ है ये। आप इसको DSU बाई रैंक एंड पाथ कॉम्प्रेशन बहुत इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन चुन सकते हो DSU का, ठीक है, उसमें कोई पंगा नहीं है। मैंने ये DSU बाई साइज़ लिया है यहाँ पर, ओके। और अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो O ऑफ n यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पर देखो फैक्टर इज इक्वल टू 2, फैक्टर इंटू फैक्टर लेस देन इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ नम्स ऑफ आई टाइम्स चलेगा ये, राइट। तो यहाँ पर मैं वर्स्ट केस में लेके चल लेता हूँ कि O ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नम्स ऑफ आई की मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी, मैक्स नम्स ऑफ आई, है ना। ON मतलब n टाइम्स ये चलेगा, ये वाला फॉर लूप। और उसके अंदर देखो ये कुछ अल्फ़ा मतलब जो यूनियन का ऑपरेशन होता है ना, ये अल्फ़ा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। O ऑफ अल्फ़ा बहुत स्लो ग्रोइंग फंक्शन है ये, तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको O ऑफ 1 मान सकते हो। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अल्टीमेटली कितना हो गया, O ऑफ बाहर वाला फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है इनटू ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम्स चल रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम्स जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर होगा उतने टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने कर ली, राइट। कहाँ अब हम वहाँ पर n स्क्वायर में जा रहे थे, यहाँ पर n इंटू स्क्वायर रूट समथिंग में चले गए, ठीक है। तो देखते रन करके वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है ताकि आप चीज़ें सीख सको, है ना। लंबी वीडियो आई नो, लंबी वीडियो थोड़ी सी मुश्किल होती है, बट आप सीख पाओगे तभी आप आगे के क्वेश्चन खुद से बना पाओगे। यहाँ पर मैप का नाम मैंने चेंज किया, चलो यहाँ पर ही मैप लिख देते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। तो कोई भी डाउट होगा रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।